हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, उसको हम करने वाले हैं। इससे आपको अपने बारे में थोड़ा सा पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं और कितना हम पढ़ चुके हैं या फिर हमें कितना पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपके सेकंड ग्रेड में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत एक टॉपिक लगा हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। तो मैंने उसी टॉपिक से मीडियम साइज़ के, जो मान लीजिए मीडियम, टफ भी नहीं है लेकिन मीडियम क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। अब मैं यहाँ जांचना चाहूँगा कि आपको कितना आता है, आपको किस हिसाब से पढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, आपको लगेगा कि हाँ भाई इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर में आने वाले हैं सेकंड ग्रेड के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, टफेस्ट का तो कोई भी लेवल नहीं होता है। कितने भी कठिन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और सरल से सरल भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत एक दो क्वेश्चन मैंने कठिन लिए हैं, लेकिन दोस्तों जब आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तो शायद आपको कठिन लगे, क्योंकि आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो या इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा हो। लेकिन जब आप एक साथ मेरे साथ में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे कठिन से कठिन, आप उसे चुटकियों में हल कर देंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हल करना आज के 20 क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? हिंदी नवरत्न दोस्तों यहाँ पर एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं वो कौन हैं? तो सबसे पहले शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन और पद्म सिंह शर्मा। तो बताइए दोस्तों कौन से हैं? आप अपने मन ही मन में उत्तर सोच लीजिएगा, फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगा, तब आप लगाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है और मुझे कितनी मेहनत कराने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूं जिनको आता होगा उन्होंने सोच लिया होगा, और जिनको नहीं आता है दोस्तों उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हिंदी अब आपके साथ है तब तक आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी नवरत्न के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों मिश्र बंधु। ठीक है, इन्होंने हिंदी नवरत्न के नाम से एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने हिंदी के 9 कवियों का दोस्तों यहाँ पर संकलन किया था। ठीक है, जो मोस्ट 9 कवि हैं मिश्र बंधुओं ने अपने हिसाब से। मिश्र बंधु आपको पता है, इन्होंने 1913 में इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा था। अब मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको गहराई से पढ़ाऊंगा। अब यहीं पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मिश्र बंधुओं द्वारा जो हिंदी नवरत्न में जो कवि लिए गए हैं उनमें से कौन सा कवि नहीं है? तो दोस्तों ये एक मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रकार से, जो कि यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है और तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, इस कथन के प्रतिपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त। तो मन ही मन में सोचिए दोस्तों कौन सा है उत्तर। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, इस कथन के प्रतिपादक कौन हैं? आशा करता हूँ आपने सोच लिया होगा। तो दोस्तों इस कथन के प्रतिपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस कथन के प्रतिपादक हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने दोस्तों प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की तुलना करते हुए ये कथन कहा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। और ये दोस्तों आपकी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है और आगे भी जा सकता है। सेकंड ग्रेड के हिसाब से ऐसे जो कथन है मोस्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही दोस्तों या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के, इनके ही दो तीनों के ही मोस्ट कथन जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कई बार परीक्षाओं में बड़ी बड़ियों में आ चुके हैं, तो वो ही कथन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कथन आप
ध्यान रखेंगे कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जब मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगा तो दोस्तों आपको मोस्ट जितने भी कथन होंगे वो तो मैं लिखवाता चलूँगा। इसके अलावा और जितने भी किसी रचनाकार के बारे में, किसी भी विषय के बारे में आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और अन्य इतिहासकारों ने जो जो कथन कहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको पूर्ण रूप से दोस्तों लिखवाता चलूँगा। सेकंड ग्रेड के हिसाब से आपको मैं बता दूंगा कि आपको इतने ही कथन याद करने हैं, इनमें से ही आ जाएगा, या फिर जो फर्स्ट ग्रेड है यूजीसी नेट है उनके हिसाब से सारा का सारा दोस्तों आपको किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी का पहला समाचार पत्र है बंगदूत, प्रजामित्र, कविवचन सुधा, उद्दंत, मार्तंड। बताइए दोस्तों तो कौन सा है? बंगदूत, प्रजामित्र, कविवचन सुधा, उद्दंत, मार्तंड। तो दोस्तों हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो है उद्दंत मार्तंड। ठीक है, जो आपको पता है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो पत्रिका थी, ठीक है, तो वहाँ से जो हिंदी के ग्रंथ थे दोस्तों उनका प्रकाशन है वो बंद कर दिया गया था। वो पत्रिका अपने हिसाब से बंगला की रचनाओं को प्रधानता देती थी और हिंदी की रचनाओं को नेगलेक्ट कर देती थी। ठीक है, तो फिर 1826 में पंडित जुगल किशोर ने उद्दंत मार्तंड नाम से एक पत्र निकाला जो कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कहलाया। ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे दोस्तों आपको बहुत ही सुपर ढंग से पूरी की पूरी जानकारी है वो मैं दूंगा। अब यहाँ पर केवल मैं 20 क्वेश्चनों के माध्यम से आपके ज्ञान की, ठीक है, आपके लेवल की केवल मैं जांच करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आपको अभी कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, या फिर आपने मेहनत कर ली है तो आपको कितनी दोहरान की, रिवीजन की आपको दोस्तों आवश्यकता है, एक अच्छे मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामशंकर शुक्ल, रसाल, गणपति चंद्र गुप्त। बताइए दोस्तों, दोबारा पढ़ देता हूँ। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामशंकर शुक्ल, रसाल, गणपति चंद्र गुप्त। बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 के आसपास शालिभद्र सूरी की जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, उसकी रचना का काल माना है 1184 ईस्वी, और वहीं से इन्होंने शालिभद्र सूरी को, उसे शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास को तो इन्होंने हिंदी की प्रथम रचना माना है और शालिभद्र सूरी को इन्होंने पहला कवि माना है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनको मैं शॉर्ट में कहता हूँ HP द्विवेदी, और आपको भी ये आप नाम है वो अपने माइंड में सेट कर लेना है। बार बार हमें पूरा नाम जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपको मैं HP द्विवेदी ही बोलूँगा सीधे, और लिखने में भी दोस्तों संक्षिप्त पड़ता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार नहीं लिखा जाएगा, इसलिए आप नाम याद रख लें HP द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी MP द्विवेदी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा है तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे काशी नागरी प्रचारणी सभा KNPS। ठीक है, तो यह इन नामों से दोस्तों थोड़ा सा क्या है, बार बार हमें डिटेल से लिखने की आवश्यकता नहीं तो आप काशी नागरी प्रचारणी सभा ये बहुत बार आएगा तो आपको बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो हम शॉर्ट फॉर्म में ये बना लेते हैं। तो बताइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं मुंज, विद्यापति, अब्दुल रहमान, चंदर बरदाई। बताइए दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? मुंज हैं, विद्यापति हैं, अब्दुल रहमान हैं या चंद्र बरदाई हैं? बताइए दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपने अपना उत्तर चूज कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं चूज कर पाए उनको बिल्कुल भी टेंशन करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि कुछ हमारे दोस्तों को लग रहा होगा कि भाई कि ये कठिन क्वेश्चन है, किस प्रकार क्वेश्चन है, हमने तो रचनाकार ही पढ़े हैं अभी तक, या अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। आपको दोस्तों जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना, पहले ही टॉपिक को केवल आप पढ़ करके देख लेना। यदि पहला टॉपिक आपकी समझ में नहीं आए तो फिर आप आगे की एक भी क्लास मत देखना।
पहले ही टॉपिक में आपको मेरा पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ और कितना क्लियर करके दोस्तों पढ़ाता हूँ। फिर आपका कोई भी वहाँ से क्वेश्चन बन जाए, आप उसका उत्तर है आसानी से दे देंगे। तो दोस्तों, हिंदी का जो पहला कवि है उसके बारे में विद्वानों के विभिन्न मत हैं, मतभेद हैं। अब हर इतिहासकार ने अपना अलग अलग कवि माना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मुंज को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विद्यापति को माना है बच्चन सिंह ने, अब्दुल रहमान को माना है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, HP द्विवेदी ने माना है अब्दुल रहमान को। ठीक है। चंद्रबरदाई को दोस्तों शुक्ल ने प्रथम महाकवि माना है। ठीक है। और इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है, उसको हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आदिकाल का क्या नाम है? सिद्ध सामंत काल, संधि चारण काल, बीज बपन काल, वीर काल। बताइए दोस्तों। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आदिकाल का क्या नाम है? सिद्ध सामंत काल, संधि चारण काल, बीज बपन काल और वीर काल। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर है आपका सिद्ध सामंत काल। जो राहुल सांकृत्यायन हैं, जिन्होंने आदिकाल को इन्होंने सिद्ध और सामंत काल की संज्ञा है दी है। अलग अलग इतिहासकारों ने भी प्रत्येक काल का नाम है वो अलग अलग नामकरण किया है। इसीलिए तो आपके सेकंड ग्रेड में जो पहला टॉपिक है दोस्तों, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन है आपके मोस्टली उठते हैं, क्योंकि उसके बाद में तो रचनाकार या मूल प्रवृत्तियों से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जो पहला आपका टॉपिक है वहाँ से दोस्तों आपके डीपली क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका पहला टॉपिक है वो बहुत छोटा सा है और वहीं से आपके पूरे हिंदी साहित्य की रूपरेखा है वो समझ में आती है। इतिहास, कालक्रम, विभाजन और नामकरण का जो टॉपिक है वहाँ से आपके दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है और प्रत्येक परीक्षा में आते भी हैं। संधि चारण काल है आपका रामकुमार वर्मा का, बीज बपन काल है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी का, वीर काल है आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आपको अब सोच रहे होंगे कि आप भाई आप कैसे बता रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं, आप भी ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, आप भी ऐसे ही बोलेंगे भाई साहब। जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना, बहुत ही सरल है दोस्तों, ट्रिकों के माध्यम से आपके दिमाग में हिंदी साहित्य ऐसा बैठ जाएगा कि आप हिंदी को सरल समझने लग जाएंगे। अब तक जो कठिन समझते आ रहे थे ना, तो वो बहुत ही सरल समझने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि हिंदी यार वास्तव में पढ़ाई जाए और पढ़ी जाए तो बहुत ही सरल है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का समय है 1918 से 1936, 1918 से 1938, 1920 से 1936 और अगला है 1920 से 1938। ये थोड़ा सा दोस्तों डीप क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए तो डीप नहीं है। बताइए, 1918 से 1936, 1918 से 1938, 1920 से 1936, 1920 से 1938। तो दोस्तों जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें छायावाद की समय सीमा पूछी है। ठीक है, छायावाद की जो समय सीमा है वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ही है वो प्रमाणिक मानी जाती है। जब आप छायावाद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देते हैं कि 1918 से 1936, लेकिन दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने बताई है 1918 से 1938 तक की। इनके द्वारा जो ये समय सीमा मानी गई है, इसको ही आपको प्रमाणिक मानना है, यही प्रमाणिक मानी जाती है। क्योंकि आपको पता है 1935 में तो आपकी कामायनी 36 में आई थी, उसके बाद में भी अवसान चल रहा था, वो छायावाद, उत्तर छायावाद का अवसान चल रहा था। ठीक है, जहाँ तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। लेकिन उसके बाद भी 1940 में उन्होंने दोबारा प्रकाशन करके उसके बाद में 1938 तक के काल को उन्होंने छायावाद में माना है। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने भी 1918 से 1938 तक के काल को छायावाद माना है, जहाँ पर पूरी जो रूपा पत्रिका है पंत की वो निकल जाती है और वहीं से प्रगतिवाद का आरंभ है, वो नए युग की शुरुआत है वो हो जाती है। भारतीय भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं गारसादा तासी, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु। बताइए दोस्तों, भारतीय भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं गारसादा तासी, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु। तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका शिव सिंह सेंगर।
क्योंकि आपको पता है कि हिंदी साहित्य का जो सबसे पहले इतिहास लिखा था वो लिखा था गारसादा तासी ने। द इस्तवा द लितलेती और ये हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, जो कि एक विदेशी भाषा थी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले भारतीय भाषा में यानी कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास जिस व्यक्ति ने लिखा था वो था आपका शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा था। और कौन से सन में लिखा था ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन है वो आगे आने वाला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपने कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत मुगल दरबार नामक नामकरण किस विद्वान द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके 2018 के हिंदी साहित्य के इतिहास में सेकंड ग्रेड में आ गया है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत मुगल दरबार नामक नामकरण है वो किस विद्वान द्वारा किया गया है? शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। बताइए दोस्तों, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा है दोस्तों उनके लिए कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इस प्रकार का जो नामकरण है वो समय के अनुसार, सामयिक परिस्थितियों के अनुसार जो नामकरण किया है वो दोस्तों आपका किया है ग्रियर्सन ने। ठीक है, पेपर में तो दोस्तों थोड़ा सरल आया था कि शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा पटे से नाम दे करके इसे थोड़ा सा और क्रेजी बना दिया है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1843, 1849, 1868, 1883। बताइए दोस्तों। तो शिव सिंह सरोज का जो आपका प्रकाशन वर्ष है वो है दोस्तों यहाँ पर आपका 1883। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने, जो कि भारतीय भाषा में सबसे पहला इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था शिव सिंह सरोज नाम से, उसका प्रकाशन 1883 में हुआ था। गारसादा तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा है? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, इटालियन। बताइए कौन सा भाषा में लिखा है? ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछा जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा तो दोस्तों आप इसका जवाब देने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत से हमारे विद्वान दोस्त करेंगे कि भाई गारसादा तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, या तो वो हिंदी भाषा में लिखा होगा या फिर वो अंग्रेजी भाषा में लिखा होगा, क्योंकि विदेश का था। ठीक है, तो अंग्रेजी में लिखेंगे या फिर हिंदी में लिखेंगे, लेकिन दोस्तों ये लिखा था इन्होंने फ्रेंच भाषा में। ठीक है, गारसादा तासी ने द इस्तवा द लितलेती और ये हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा था फ्रेंच भाषा में। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने, नगेंद्र ने, मिश्र बंधुओं ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बताइए दोस्तों, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने, नगेंद्र ने, मिश्र बंधुओं ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, इसके भी दो भाग किए इन्होंने, पूर्वालंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। ठीक है, तो ये जब हम पढ़ेंगे नामकरण, इतिहास काल, इतिहास, नामकरण, ठीक है, और काल विभाजन जब हम पढ़ेंगे तो दोस्तों आपका एक एक का मैं विस्तार से आपको कराऊंगा, और कैसे याद रखा जाएगा वो भी मैं आपको ट्रिक है वो बताऊंगा। तो यदि आपको वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो कृपया एक लाइक मार दें और दोस्तों को भी शेयर कर लें। और जो दोस्त हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि दोस्तों इससे अच्छा आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल फ्री में सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। आगे हम दोस्तों बढ़ते हैं कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास किस विद्वान ने किया? ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसे थोड़ा सा समझ के साथ में यदि करेंगे तो आपका हो जाएगा। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास किस विद्वान ने किया? ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका शुक्ल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य का, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का परंपरागत वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो कि 1829 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था और काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? रामकुमार वर्मा का, गणपति चंद्र गुप्त का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, रामशंकर शुक्ल, रसाल का। बताइए दोस्तों, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामशंकर शुक्ल, रसाल। तो दोस्तों ये इनका वैज्ञानिक इतिहास है। वैज्ञानिक हैं केवल गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त देवताओं में गणेश जी हैं। गणेश जी सबसे वैज्ञानिक थे, क्योंकि अपने माँ बाप की ही परिक्रमा करके ही इन्होंने सृष्टि की परिक्रमा लगा ली थी, तो सबसे वैज्ञानिक ठहरते हैं गणपति चंद्र गुप्त। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको ऐसी ही ट्रैक बना करके आपको मैं याद करवाने वाला हूँ। कभी भी नहीं भूलेंगे कि गणेश जी सबसे वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक इतिहास है, गणपति चंद्र गुप्त का हो गया। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष है 1935, 1952, 1953, 1940। बताइए दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष है 1935, 1952, 1953, 1940। तो दोस्तों आपने अपने मन में सोच लिया होगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वो HP द्विवेदी का आपका इतिहास ग्रंथ है। इन्होंने 1940 में सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इन्होंने लिखा था। दोस्तों 1940 में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा था। इसके अलावा 1952 में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ठीक है, और एक 53 में और एक इन्होंने इतिहास है वो लिखा था। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। बताइए दोस्तों कि विश्वनाथ प्रसाद जो त्रिपाठी हैं उन्होंने किस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? तो दोस्तों यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है आपका हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने एक तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है, और एक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं जिनका चलता है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। जब बच्चा BA में जाता है दोस्तों तो उसको जो प्रोफेसर है वो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए कहता है, तो वो विश्वनाथ त्रिपाठी का कहता है कि आप विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है वो ले आइए और उससे आप शुरुआत कीजिए। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास यदि पढ़ने की सलाह दी जाती है तो सरल इतिहास से शुरू दी जाती है, जो कि बहुत ही सरल और संक्षिप्त है। यदि आप एक बार उसे पढ़ेंगे तो दोस्तों 2 दिन में ही आप उसे समाप्त कर देंगे और आपके हिंदी साहित्य की जो रूपरेखा है, क्या क्या है, इसमें सब कुछ आपका समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में और सरल अच्छे ढंग से लिखा गया है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास HP द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का जो अतीत है बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है वो रामशंकर अवस्थी का है, ठीक है। अब करेंगे आदिकाल को बीज वपन काल नाम देने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आदिकाल को बीज वपन काल कहा है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है दोस्तों। तो बीज वपन काल की संज्ञा दी है क्योंकि इस समय ही आदिकाल में ही जो हिंदी भाषा है उसके बीज पड़ने शुरू हुए थे,
तो इसीलिए इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको बीज वपन काल की संज्ञा दी है। हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी रचना है? गणेश बिहारी मिश्र, माता प्रसाद गुप्त, श्याम सुंदर दास, मोतीलाल मेनारिया। बताइए दोस्तों। हिंदी कोविद रत्नमाला गणेश बिहारी मिश्र, माता प्रसाद गुप्त, श्याम सुंदर दास और मोतीलाल मेनारिया। तो ये दोस्तों हिंदी कोविद रत्नमाला है वो है आपकी श्याम सुंदर दास की। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखने में भी हिंदी कोविद रत्नमाला को महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ बनाया था। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल के नामकरण में कौन सी रचना को आधार नहीं बनाया है? दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल जो नामकरण किया है आदिकाल का, ठीक है, तो वो इन्होंने 12 रचनाएं थीं जो वीरगाथा प्रवृत्ति की नहीं होकर के उनमें सबका मिक्सचर था। ठीक है। श्रृंगार की भी थी, मुक्तक भी थी। तो इन्होंने 12 रचनाओं के आधार पर ही आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। तो उन 12 रचनाओं में से कौन सी एक रचना है जो नहीं है? ठीक है, जो शुक्ल ने नहीं बताई है? परमाल रासो, विद्यापति पदावली, कीर्ति पताका, कुमारपाल रासो। बताइए दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आपका बहुत क्वेश्चन बनता है फर्स्ट ग्रेड में और आपके यूजीसी नेट वगैरह में, लेकिन सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अब ये चीज़ है बहुत नॉर्मल हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा कुमारपाल रासो। 12 रचनाएं इन्होंने दोस्तों बताई हैं, जैसे जयमयंक जसचंद्र का है, ठीक है, मधुकर कवि की आपकी साहब भट्टकेदार कृत है जयमयंक जसचंद्र का, मधुकर कवि हो जाएगी, एक आपकी कीर्ति पताका हो जाएगी और कीर्ति लता हो जाएगी, विद्यापति पदावली होगी, 3 रचना विद्यापति की हो गई, अमीर खुसरो की हो गई आपकी पहेलियाँ मुखरियाँ, ठीक है, चंद्रबरदाई की हो गई, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाण रासो, ठीक है, बीसल देव रासो। इस प्रकार इन्होंने 12 रचनाएं बताई हैं जिनको आधार मान करके इन्होंने आदिकाल का जो नाम है वो इन्होंने वीरगाथा काल रखा था। हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, एडविन ग्रीव्स ने, कर्नल जेम्स टोड ने और मोनियर विलियम ने। बताइए। हिंदी को भाई किसने कहा है कि ये अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा है? ग्रियर्सन, एडविन ग्रीव्स, कर्नल टोड, मोनियर विलियम। तो दोस्तों हिंदी को से कहा है ग्रियर्सन ने। ज़्यादातर इसमें विद्वान ठोक के आएंगे कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा होगा, क्योंकि ये कर्नल जेम्स टोड है, ये आपको पता है कि राजपूतों की उत्पत्ति हो या किसी की भी उत्पत्ति हो ये सब विदेशियों से बताते हैं, आप जैसे ही इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। और विदेशी हैं तो भाई अंग्रेज़ों द्वारा ही बताएंगे। अब बताइए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हो गई थी 1000 ईस्वी से पहले ही, और अंग्रेज आए थे आपके 1600 के लग 1500, ठीक है, 15वीं 16वीं शताब्दी में। तो तब भाई अंग्रेज़ों द्वारा आविष्कृत भाषा कहाँ से हो गई? तब तो अंग्रेज आए थे, उस समय तो आपको पता है अवधि चल रही थी, ब्रज चल रही थी, ज़ोर शोर से चल रही थी। तो भाई अपना अपना ये अपना अपना मत देते हैं सभी विद्वान, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने अपने अंदर देख लिया होगा कि आपको यदि लग रहा है कि भाई ये बहुत कठिन क्वेश्चन थे, हमसे नहीं हो पाए, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, हम तो दहल गए, अब हम क्या करेंगे, हमारी तो कुछ भी तैयारी नहीं है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल से जुड़ जाइए और निरंतर आपको क्लास मिलेंगी और हिंदी साहित्य का इतिहास आपके लिए गाजर मूली की तरह हो जाएगा। और जो किताब पढ़ाऊँगा दोस्तों उनके भी क्वेश्चन सारे के सारे अर्थ वगैरह सब कुछ दोस्तों एक जगह आपको मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, ठीक है। ऐसा ना हो कहीं आप यहाँ से भी रह जाएं और कहीं से भी रह जाएं और आप तैयारी नहीं कर पाएँ। इसलिए मैं कहता हूँ आज ये आपको क्वेश्चन कठिन लग रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप इस पहले टॉपिक को पढ़ लेंगे फिर आपसे कोई भी कैसा भी कहीं से क्वेश्चन उठा करके पूछ लेगा, उसके बाद में आप जवाब दे सकेंगे, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों आपको सही मार्गदर्शन दिखाना, सही तरह से अच्छी तरह से गाइड करना और अच्छी तरह से गाइड करते हुए पढ़ाना। और पढ़ना दोस्तों, रिवीजन करना, बार बार चीज़ों को याद करना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं दोस्तों तो मैं गारंटी देता हूं कि आप कहीं ना कहीं अपने जो लक्ष्य है उसमें सफलता हासिल करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई हो तो थोड़ी सी मेहनत, दोस्तों टाइप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यदि थोड़ी सी मेहनत आपको लगी हो कि हाँ भाई मैंने कुछ अच्छा देने का प्रयास किया है और कुछ कर रहा हूँ,
ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करें, और जो भी दोस्तों आपके सुझाव हैं, आप अपने मन में यदि जो भी मेरे प्रति यदि बोलते हों तो दोस्तों उसे कृपया कमेंट का रूप दे दिया करें, जिससे कि मुझे कुछ सहायता मिले और मैं अच्छा करने का प्रयास दोस्तों करूं। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।